बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो हम लोग मतलब अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें ना अब मतलब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझना है, ठीक है, और इसको नोट करना है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या था, ठीक है, वो तो अब आपको पता चल गया है। तो मैं ना यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात बताने लगा हूँ। देखें, आप लोगों को पता है कि एक्चुअली इंटरफेरेंस में, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, इंटरफेरेंस कितनी तरह की थी, अभी आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, कितनी तरह की थी? दो तरह की थी। कौन कौन सी? एक को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बच्चों एक को हमने क्या बोला? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा ही है, एक को क्या बोला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक को क्या बोला हमने? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, इसमें आप लोगों ने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस था वो एन लेमडा के बराबर था, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो है बच्चों वो 2n+1 लेमडा बाय 2 है। ऐसे ही है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस ये था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस ये था। अच्छा, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि n जो था वो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन होता है। इसी तरह इधर भी जो n है वो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन होता है। तो हम लोगों ने क्या काम किया फिर इसके बाद? ये जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखें यहाँ पर n के साथ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पहला आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा +- लेमडा, फिर आ जाएगा +-2 लेमडा, +-3 लेमडा एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह इधर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा? इनको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, तो ये अकेला आ जाएगा लेमडा बाय 2। 1 पुट करेंगे तो 3 लेमडा बाय 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लेमडा बाय 2 आ जाएगा। और बाद में 3 पुट करेंगे तो 7 लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन ये आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस के साइन आपको पता है कि सेंटर के एक तरफ भी और इस तरफ भी जो बनती है ना हमारे पास इंटरफेरेंस, तो ये अब आप लोगों ने ये पाथ डिफरेंस के पढ़े थे, ऐसी है। अच्छा, यहाँ तक तो बातें होगी बच्चों पाथ डिफरेंस की। ये तीनों जो मैंने बातें बताई हैं, ये किसके बारे में बताई हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की, और ये तो मैं उधर भी बता चुका था आपको। अब जो मेन रोल है ना, आप लोगों को पता है फाई इज इक्वल टू कितना होता है? 2πx/λ। क्या ये रिलेशन आपको मैंने बताया हुआ? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2πx/λ। अब आप लोग जरा यहाँ पर गौर करेंगे, जब मैं यहाँ पर x को क्या बोलते हैं? आगे आपको याद होगा, अगर x को बोलते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस, और फाई को बोलते हैं बच्चों फेज डिफरेंस। ठीक हो गया? x को बोलते हैं पाथ डिफरेंस और फाई को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अब एक काम करता हूँ, मैं फाई निकालता हूँ इन सब का, तो 2π/λ यहीं पर रहा, x की जगह पर क्या आ जाएगा? इसका पाथ डिफरेंस कितना है? n लेमडा। इसी तरह जब यहाँ पर फाई निकालूंगा तो 2π/λ इधर ही रहा, इसका पाथ डिफरेंस कितना आया था बच्चों? 2n+1 लेमडा बाय 2। मैंने क्या काम किया है? मैंने इस रिलेशन में जहाँ जहाँ पर पाथ डिफरेंस था, ये दोनों पाथ डिफरेंस पुट कर दिए हैं। अब मैं एक रिलेशन डिराइव करने लगा फाइनली। लेमडा लेमडा से कट गया, फाई इज इक्वल टू 2πn बच गया। इसको आपने कर लेना है पैक और शापर कर लेना है डबल, ठीक है। इधर से लेमडा लेमडा से कटा और बच्चों 2 से कटा, और आपके पास फाइनली बचा फाई इज इक्वल टू π/2n+1। तो बच्चों अब देखें, जिस तरह आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस के दो फार्मूलाज याद रखे थे ना, कौन कौन सा? डेल्टा लेमडा इज इक्वल डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लेमडा, और डेल्टा एस इज इक्वल टू n+1 लेमडा बाय 2। जिस तरीके से इन दोनों फार्मूलाज को याद रखा था, उसी तरीके से अब आपकी ज़िंदगी में ये दो फार्मूलाज भी अब एंटर हो चुके हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस निकालने का फार्मूला है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस निकालने का फार्मूला है। ठीक हो गया बच्चों? अब इसके बाद अब इसका ऑर्डर क्या होगा? अब जरा आप लोगों ने देख रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पर n को वही पुट करें, 0 1 2 3, तो पहला क्या आएगा? 0, फिर कितना आ जाएगा? 2π, फिर 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4π, फिर 3 पुट करेंगे तो 6π, फिर 4 पुट करेंगे तो 8π एंड सो ऑन। तो लो जी बच्चों, आप लोगों के सामने ये जो एंगल आ गए हैं, ये किस तरह आ गए हैं? ये आप लोगों के सामने आया 0, 2π, 4π, 6π, 8π। अच्छा, इधर भी कर लेते हैं। जब इधर n की जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो पहला तो आंसर आ जाएगा अकेला पाई। 1 पुट करेंगे तो 3π,
2 पुट करेंगे तो 5 पाई, 3 पुट करेंगे तो 7 पाई एंड सो ऑन। लो बच्चों, अब यहाँ से 2 MCQs फर्दर बन गए। ये देखना, अब आप लोग देखें, पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। ऐसे ही पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। इधर क्या है, इधर पाथ डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ, बच्चों क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। यहां पर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का ओड मल्टीपल है, यहां पर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का लेमडा का इंटेग्रल मल्टीपल था। ये एक बात हो गई। इसी तरह यहां पर जो फेज डिफरेंस है बच्चों, वो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जबकि बच्चों ये क्या है, अगर आप यहां पर गौर से देखें तो ये है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। लो जी, अब आप लोग ये देखें जरा, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं और ये ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं। तो अब देखें यहाँ से 1 2 3 4 MCQs मजीद बन गए। अब अगर मैं आप लोगों से बच्चों ये पूछता हूं कि इन विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो फेज डिफरेंस की बात करें इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो बच्चों वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इन विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, तो बच्चों वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 4 चीजें आप लोगों ने मरते दम तक याद रखनी है। ठीक हो गया। तो लो बच्चों, ये थी आप लोगों की जनरल सी बातें, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है, बाकी आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो लार्ज होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये मेन चीज़ थी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मतलब इससे रिलेटेड ना MCQs है कुछ, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को भी करवाने लगा हूँ। देखें, अगर तो आप लोगों को मैं अभी ये पूछता हूँ इन विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, देखो जी, ये बल्कि ये पूछता हूँ 0 पाई, ठीक है, 0, फिर आ गया अपना क्या नाम है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। फिर एक मैं लिखता हूं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। हाँ जी बच्चों, अब मुझे बताएं, ये पाथ, ये फेज डिफरेंस है, जो पाई की फॉर्म में है वो फेज डिफरेंस होगा, जो लेमडा की फॉर्म में होगा वो पाथ डिफरेंस होगा। हाँ जी, अब ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस, और ये किसका है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस। अब देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं यार मेरे पास ना ये 2 स्लिट्स हैं, ठीक है, ये स्क्रीन है इधर ऐसे। अब यहां से एक वेव बच्चों इधर से इधर आई स्क्रीन पर, ये पॉइंट P बनाया, एक वेव इधर से इधर आई स्क्रीन पर, ये पॉइंट P बनाया। अब आपको पता है कि इन 2, देखें ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, मगर इसमें पहले आप लोग बिल्कुल एक बेसिक चीज समझ लें, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अब यहां से बच्चों अगर मैं आपको कहता हूं ये एक वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है, ये पॉइंट P पर पहुंच रही है, इन दोनों के दरमियान में बच्चों ये जो डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस। ये बच्चों क्या है, पाथ डिफरेंस है। चलो, अगर मैं आपको कहता हूं इफ दिस पाथ डिफरेंस इज, सुनना जरा, इफ दिस पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स रीचिंग द पॉइंट P इज 5 लैम्डा बाय 2। बच्चों अगर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 होगा तो मुझे बताएं जो स्क्रीन पर पॉइंट P बनेगा वो क्या बनेगा। तो बच्चों एक चीज क्लियर होगी कि स्क्रीन पर जो पॉइंट P बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा, और वो डार्क होगा, वो मिनिमा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी तरह अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि फेज डिफरेंस अगर यहां पर होता सिर्फ और सिर्फ कितना, अगर बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एक तो ये ना, अगर सिर्फ और सिर्फ लैम्डा 3 लैम्डा होता, तो बच्चों अगर ये 3 लैम्डा होता तो आपको पता है ये 3 लैम्डा किसका क्या नाम है, पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो लिहाजा स्क्रीन पर जो पॉइंट P बनना था वो मैक्सिमा बनना था, वो ब्राइट बनना था। ठीक हो गया। तो ये है बच्चों बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अब मतलब आप लोगों के सामने कोई भी MCQ आ जाए,
ठीक है, तो आप लोग अब इसको बड़ी आसानी से मतलब इजीली जो है ना वो सोल्व कर सकते हैं। अब अक्सर बच्चों को ये टॉपिक लगता ही बड़ा मुश्किल है भाई, हालांकि इसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं है। इनको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पूरी एफएससी गुजर जाती है, ठीक है, एंटी टेस्ट गुजर जाता है, फिर भी पता नहीं चलता। तो अब मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को इसके बारे में तकरीबन थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इधर, अब एक एमसीक्यू मैंने देखा पेपर में, ठीक है, उसने ये पूछा हुआ था, कहता है जी कोहेरेंट लाइट इंसिडेंट ऑन पैरेलल स्लिट्स। ये दो पैरेलल स्लिट्स हैं हमारे पास बच्चों, ये ठीक है, इसको स्लिट S1 बोलते हैं, इसको स्लिट S2 बोल देते हैं, एज शोन इन द फिगर। और उसके बाद ये हमारे पास एक डार्क फ्रिंज बन गई है, ये मतलब स्क्रीन है, स्क्रीन पर कहता है ये पॉइंट P जो है ना बच्चों क्या है, डार्क है। अब स्क्रीन पर बनने वाला ये पॉइंट P क्या है, डार्क है। तो कहता है बताएं इस पॉइंट P तक सोर्स S1 से जो वेव आएगी और सोर्स S2 से जो वेव आएगी, बच्चों उन वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे। अब देखें उसने सवाल में आपको बस ये बोल दिया पॉइंट P क्या बना है, डार्क बना है पॉइंट P। इफ अ डार्क फ्रिंज ऑकर्स एट पॉइंट P विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन, ठीक है, गिव्स पॉसिबल फेज डिफरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो बच्चों मुझे बताएं अगर तो ये बना है तो फेज डिफरेंस, अब तो अब आप लोगों के लिए मेरा ख्याल निकालना कोई औखा काम नहीं है। डार्क है तो बच्चों आपको पता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, तो पहला आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई, फिर आ जाएगा 5 पाई एंड सो ऑन। बस ये आपका ऑर्डर होगा आंसर में, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कितने मुश्किल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप लोगों को अब इसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक हो गया बच्चों। अब एक बात यहाँ पर और कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आप लोगों को जिस तरह से ये भी पता है कि स्क्रीन जो बनती है ना, इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी, ठीक है, सपोज करें ये सेंटर ब्राइट है, ठीक है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, इसी तरह ही ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है और फिर ब्राइट है, कोई से दो। अब देखिए सपोज करें मैं कहता हूँ जी बताओ मुझे स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा। ओ भाई आपको पता है कि सेंटर से, आपको पता है ब्राइट से एक ब्राइट तक का डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो लैम्डा होता है, तो दूसरी ब्राइट तक का कितना होगा, 2 लैम्डा बन जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ और मतलब सेंटर से आपने डिस्टेंसेस देख रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। मगर अभी मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से था, इसी की कंडीशंस हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बस जो बताना था ना मेन, वो पाथ डिफरेंस ये था। अभी आप लोगों के लिए जो बच्चों मेन चीज़ थी ना वो सिर्फ ये थी, ये बस, क्यों बाकी वो लेक्चर आपका और ये वाली बस ये मेन चीज़ थी। इंशाल्लाह अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। इसकी पिक ले लें अगर आप लोगों ने लेक्चर नोट नहीं किया हुआ तो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पहले तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा थोड़ी सी समरी, जो कि आप लोगों को मैंने बोला था कि यूट्यूब लेक्चर्स देखें, सारे मुकम्मल तौर पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, एक एक कॉन्सेप्ट उसका डिस्कस किया गया है उसमें, ठीक है बच्चों। जब आपने अगर उसको सारे को स्टडी कर लिया है, देख लिया है अच्छे तरीके से, तो मैं अब उसके अंदर से ना कुछ समरी निकालने लगा हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की और आपके सामने रखने लगा हूँ। बच्चों देखें, आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो डायग्राम है ना मेन, वो तो मतलब आपको बिल्कुल पानी की तरह याद होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पर 2 स्लिट्स होती हैं, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है, इधर से भी लाइट जाती है, एक लाइट रे इधर से भी जाती है और स्क्रीन पर जाके ये पॉइंट P बनाती हैं। फिर आप लोगों को पता है कि ये जो इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है बच्चों, इस डिस्टेंस को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज स्क्रीन, ठीक है जी, एंड दीज आर द स्लिट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय L, ठीक है बच्चों। और ये स्क्रीन का सेंटर है, इसको O से रिप्रेजेंट करते थे और हमने ये स्लिट्स का नाम रखा हुआ है, मतलब ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, जो मर्जी नाम दे दें। अब आप लोग देखें ये, ठीक है, इसको A बुक में A दिया हुआ है, इसको B दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको बताया इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा अब आप लोग देखें कि ये जो स्क्रीन पर पॉइंट P बनता था, ठीक है ना, इस पॉइंट P की दो हमने ना कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं, मतलब
याद रखना है सबसे पहला इस पॉइंट पी की कंडीशन क्या है कि ये कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा। ठीक है जी, इसकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बतानी और मिनिमा बतानी। देखे ना, ये दो रेज से मिलकर ये पॉइंट पी बन रहा है। आपको नहीं पता कि ये पॉइंट पी मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो सबसे पहले हमने इसकी कंडीशन देखी थी, अगर आपको याद हो। उसके बाद बच्चों हमने इसी पॉइंट पी की कंडीशन के बाद हम लोग इसी पॉइंट पी की बच्चों पोजीशन को देखेंगे। किसको देखते हैं? दूसरे नंबर पर हम लोग इसी पॉइंट पी की पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, पोजीशन यानी अगर मैक्सिमा होगा तो क्या पोजीशन होगी, अगर मिनिमा होगा तो क्या पोजीशन होगी। ये चार फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं। चलो जी देखते हैं। पहले तो आपको पता है कि जो स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लिट्स होती हैं ना, सॉरी स्लिट्स, इन स्लिट्स के सेंटर्स के दरमियान में जो डी होता है बच्चों, इसको डिस्टेंस जो होता है इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। ठीक है जी, स्लिट सेपरेशन इसको बोला जाता है। तो एक तो बात आपको पता चल गई, डी को क्या बोलते हैं? स्लिट सेपरेशन बोला जाता है। ठीक है जी, स्लिट सेपरेशन बोला जाता है। उसके बाद एल क्या चीज़ है बच्चों? ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके, ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। जबकि आपको इसी डायग्राम में ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ना पॉइंट पी का सेंटर से, बच्चों इसको वाई बोलते हैं। तो वाई क्या है? डिस्टेंस, या इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस, या फिर बोल देंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक हो गया, डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब ये आप लोगों को तीनों चीजों का पता चल गया है। अब आप लोग जरा गौर करें कि ये पॉइंट पी मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, इसकी कंडीशन हमें नहीं पता कि इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है। हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इन दोनों रेज को जो पी पॉइंट तक पहुंच रही है इनके दरमियान में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ये इन दोनों रेज के दरमियान में ये जो डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस। This distance is actually the path difference. It means this path difference will decide the condition of maxima and minima. अब देखें, अगर ये path difference बच्चों, ठीक है, अगर ये path difference, आप लोग यहाँ पर एक एंगल बनाएं थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल के ऊपर आप लोग साइन थीटा अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें? साइन थीटा। तो जब आप लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो बच्चों वो बराबर आ जाएगा पाथ डिफरेंस ओवर डी। कितना आ जाएगा बच्चों? वो पाथ डिफरेंस ओवर डी, यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये फिर हाइपो, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो बच्चों यहां से आपको पता चला कि पाथ डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये बताया है सारा कुछ मैंने वीडियो में, अगर आप लोगों ने उसको सुना हो, वो डी साइन थीटा आ रहा है। पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है बच्चों? डी साइन थीटा के। इसका मतलब है कि अगर ये पाथ डिफरेंस यानी डी साइन थीटा अगर बच्चों एम लेमडा के बराबर हुआ तो ये कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर आपको पता हो। और अगर ये पाथ डिफरेंस बच्चों डी साइन थीटा m+1/2 लेमडा हो गया तो बच्चों आपको पता है स्क्रीन पर जो पॉइंट पी बनेगा वो मिनिमा बनेगा, और वो किसकी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी, मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा, ये बच्चों किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडीशन यानी मैक्सिमा और मिनिमा बनने की कंडीशन, तो बच्चों ये दो फार्मूलाज मरते दम तक अब आप लोगों ने याद रख लेने। उसके बाद पोजीशन की बात करते हैं बच्चों। पोजीशन के लिए ये जो डिस्टेंस होता है ना वाई, ये पोजीशन को शो करता है। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये वाई बराबर होना चाहिए एम लेमडा एल ओवर डी। ये किसके बराबर होना चाहिए? एम लेमडा एल ओवर डी। जबकि मिनिमा के लिए यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा? वाई इज इक्वल टू m+1/2 लेमडा एल ओवर डी। तो बच्चों ये मिनिमा का डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस ऑफ एनी मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब देखें, अगर तो वो डिस्टेंस या पोजीशन पूछेगा तो बच्चों ये दो फार्मूलाज यूज होंगे, और अगर तो वो कंडीशन पूछेगा फिर ये दो फार्मूलाज यूज होंगे। अब बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये ना बहुत मुश्किल चीजें इसकी कर लेते हैं और आसान चीजें भूल जाते हैं। अब बच्चे कई ऐसे होते हैं उनको ये समझ ही नहीं लगती कि कितने में मैक्सिमा। आप देखें, एक बात तो ये होगी ना, अब कितनवा मैक्सिमा है कितनवा मिनिमा है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी एक छोटी सी तरतीब बताता हूँ।
याद रखने की। देखें अभी बच्चों, एक छोटा सा नोट आपको देने लगा हूं, याद रखना। जितना मैक्सिमा पूछा होगा ना एम की वैल्यू, अक्सर बच्चे पूछने सर यहाँ पर एम की वैल्यूज अब क्या क्या पुट करनी है, हमें एम की समझ नहीं लगती कि क्या क्या पुट करनी है। बच्चों मेरी एक बात जरा आप लोग कान खोल के सुन लेना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो एम की वैल्यू होती है ना वो किस चीज पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों फर्स्ट मैक्सिमा है, कितना है फर्स्ट मैक्सिमा, तो याद रखना फर्स्ट मैक्सिमा के लिए M1 होगा। अगर मैं कहता हूं भाई सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए याद रखना बच्चों M0 होगा। मैं कहता हूं सेकंड मैक्सिमा है, तो सेकंड मैक्सिमा के लिए M कितना होगा 2 होगा। ये भी मैंने उस लेक्चर में बताया अगर आप लोगों ने सुनाओ। थर्ड मैक्सिमा तो बच्चों उसके लिए M कितना होगा 3 होगा। ये एक छोटा सा नोट आ गया, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह आपको पता है सेंट्रल मिनिमा तो बनता नहीं है, स्क्रीन के ऊपर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। मैंने इसकी रीजन आपको बता दी हुई है। अब सेंट्रल मैक्सिमा बनता है स्क्रीन के ऊपर हमेशा। अब मैं आप लोगों को कहता हूं यार फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा तो आ गया। अच्छा अब अगर मैं आपको फर्स्ट मिनिमा की बात करूं ना बच्चों, तो याद रखना M0 से स्टार्ट होगा। सेकंड मिनिमा के लिए बच्चों M कितना होगा, सेकंड मिनिमा के लिए M बच्चों 1 होगा। थर्ड मिनिमा के लिए M कितना होगा बच्चों, थर्ड मिनिमा के लिए M2 होगा। यानी जितना मिनिमा होगा उससे एक कम M होगा। फोर्थ मिनिमा के लिए M कितना होगा 3। इसका मतलब है मैक्सिमा में जितना मैक्सिमा पूछा होगा वही M की वैल्यू हुआ करेगी। मिनिमा में जितना मिनिमा पूछा होगा बच्चों उससे एक कम M की वैल्यू हुआ करेगी बस। अब देखें, अब मैं आप लोगों को यहां से डिफरेंट टाइप के MCQs बताता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये देखें अब जरा, अब क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अपने क्लियर करने हैं इसके, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रह गई, इस पॉइंट पर भी रह गई, ये डिस्टेंस आ गया इनके दरमियान का, ये भी आ गया आप लोगों के पास डिस्टेंस, ये D है, ठीक है। ये जो लाइट यूज़ की है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अच्छा अब मैं आपको कहता हूँ बच्चों स्क्रीन के ऊपर ना ये पॉइंट P जो है ना, लेट वी से ये पॉइंट P थर्ड मैक्सिमा है। ये पॉइंट P बच्चों कितना है, थर्ड मैक्सिमा है। एक बात, ये पॉइंट P कितना हुआ है, थर्ड मैक्सिमा है, ये सेंटर है। अच्छा और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये लेट वी से 0.1 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। सपोज करते हैं बच्चों ये कितना है, ये है 1 मिलीमीटर। ये कितना है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये कितना है 1 मिलीमीटर। और जो लाइट यूज़ की है बच्चों उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। ये लो, अब ये सारा डाटा आप लोगों के सामने। बस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बच्चों कि बताएं ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा। अब देखें, अब क्वेश्चन जरा चेक करना कितना इंटरेस्टिंग आया। मतलब ये उसने पेपर में आपको डायग्राम नहीं बना के देनी, पेपर में उसने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स is 0.1 centimeter. Distance between slits and screen is 1 millimeter. Wavelength of the light used is 400 nanometer. What will be the position of third maxima from the center of screen? बस। तो बच्चों अब आपको पता है, देखें आपको अभी मैं फार्मूला बता के आया था कि मैक्सिमा का फार्मूला है पोजीशन निकालने का, तो y is equal to m lambda L over d। अब थर्ड मैक्सिमा के लिए बच्चों m कितना हो जाएगा 3, और वेवलेंथ कितनी है 400 ज़रब 10 की पावर -9। अच्छा L की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर है, जो कि 10 raised to power -3 बन गई। और ये कितना है 0.1 इंटू 10 raised to power -2। अब मुझे बताएं कितना बनेगा ये, आपको पता है ये तो 4 थी, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 भी लिखा रहने दें, सिर्फ 10 की पावर -9 ऐसे ही रहने दें, 10 raised to power -3 ऐसे ही रहने दें, नीचे वाला भी 10 raised to power -3 बन जाएगा। अगर आप लोग थोड़े से गौर करें, थोड़ा सा गौर करना है, ज़्यादा गौर नहीं करना आप लोगों ने। तो आप लोग देखें ना भाई, ये 10 raised to power -3 है, वो 1 मिलीमीटर है, तो ये इससे कट नहीं गया। जब ये इससे कट गया बच्चों, देखें अब आपके पास क्या बच गया। इसको मैं ज़रा साइंटिफिक नोटेशन 12, इसके 2 0 जब इससे कट जाएंगे तो 12 इंटू 10 raised to power -7 नहीं बच जाएगा। और बच्चों क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10 raised to power -7 + 1, तो 1.2 इंटू 10 raised to power -6 मीटर बन जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा 1.2 माइक्रोमीटर। क्या ख्याल है? अब आप लोग ज़रा इस चीज़ पर गौर करेंगे थोड़ा सा। आप लोग देखें ना मैंने क्या काम किया भाई, मैंने इसको क्या काम किया है, 1.2 था ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्या देखें 12 इंटू 10 raised to power -7 था, कई लोगों को तो दोहरा यहीं पे पड़ा रहता है, 12 इंटू 10 raised to power -7। और भाई मैंने इसको लिखा 1.2 इंटू 10
लिख दिया, और ये 10⁻⁻7 अपनी जगह पर। मुझे बताओ क्या ये वैसे ही रहा? मतलब 12 को बस मैंने 1.2 इंटू 10 लिख दिया, तो भाई ये जब 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को ये कैलकुलेशन नहीं आती इनमें ख़ास तौर पे। मैं इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनकी कैलकुलेशंस अच्छे तरीके से आएँ। अब आप लोग इसमें चीज़ों को सपोज करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो ये अब आप लोगों के पास आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर अब मेरा सवाल होता कि बच्चों थर्ड मिनीमा की कंडीशन बताएं, इसी में सेम ऐसे ही होता, और मैं कहता हूँ जी स्क्रीन पर बनाए थर्ड मिनीमा। अब मुझे बताएं अगर तो स्क्रीन पर बच्चों थर्ड मिनीमा बन जाएगा तो फिर क्या होगा? तो यार कोई मसले वाली बात नहीं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा l/d। अब m3 है, ये 1/2 है। अच्छा अब देखें थर्ड मिनीमा के लिए m3 नहीं होगा, m2 होगा। देखा ना? तो यहाँ पर 2 प्लस 1/2 लैम्डा l/d आया। अब देखें ये जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा 5/2। अब साथ में लैम्डा कितना है? 400 ज़रब 10 की पावर -9, और ये l की वैल्यू 10⁻⁻3, और नीचे भी 10⁻⁻3 आएगा। ये तो कट जाएगा सबसे पहली बात। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बच्चों बच गया है, हाँ जी ये देखना ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये 5/2 ऐसी रहने दें, ये 4 ज़रब 10 की पावर कितनी बन जाएगी? -7 बन जाएगी। और भाई बोलो ना, 4 ज़रब 10 की पावर -7 बन जाएगी। अच्छा अब आप लोगों ने क्या काम करना है? आप लोग इसको काट दें। ये देखें ये 2 से कटेगा, इससे कटेगा 2 बचेगा, और ये फिर 5 इंटू 2 10 बन जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁷ तो आंसर आ गया 10⁻⁻6 यानी कि 1 माइक्रोमीटर। सो दिस इज योर आंसर। तो आप लोग देखें अब आप लोगों ने क्या काम किया? कंडीशन ऑफ मिनिमा हो या कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो, अगर ये मैक्सिमा है तो ये वाला फार्मूला, अगर ये मिनिमा है तो ये वाला फार्मूला, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। ये मेरा ख्याल है। अब इससे रिलेटेड अब आपको पोजीशन से रिलेटेड कोई सवाल आ गया हो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा आपसे वाई पूछेगा, हो सकता है वो आपको वाई दे दे, एम दे दे, डी दे दे, एल दे दे, लैम्डा पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप मतलब अब ये आप लोगों के पास 5 चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वो एम पूछ ले आप लोगों से। तो ये अब आप लोगों के पास टोटल 5 चीज़ें, इनमें से कोई सी 4 देके वो आपसे 5वीं पूछ सकता है। ये एमसीक्यू हो गया अब इससे रिलेटेड, ठीक है। ये पोजीशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए हैं, मतलब 2 एमसीक्यू पोजीशन से रिलेटेड, और ये भी मैं आपको पीछे बता चुका था। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखें अगर बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूँ अब क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है जी इन YDSE इफ d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। बच्चों d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ। हाँ जी अब मुझे बताएं बच्चों ये कंडीशन है किसकी? ऑप्शन सुने, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, सी ऑप्शन है फिफ्थ मैक्सिमा, और बच्चों डी ऑप्शन है कि सेकंड मैक्सिमा। अब ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर d sin थीटा 3 लैम्डा हो। अब देखें, अब आप लोग देखें मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का फार्मूला क्या है? d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। क्या यही फार्मूला था मैक्सिमा की कंडीशन का बच्चों? तो बच्चों मुझे बताओ अगर d sin थीटा m लैम्डा है और थर्ड मैक्सिमा की बात करें तो m3 होगा। तो बच्चों इसका मतलब है दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। ओके, इसी तरह बच्चों अब देखें अगर मैं लिखा हूँ d sin थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा, फिर मैं लिखा हूँ जी d sin थीटा इज इक्वल टू 9 लैम्डा, फिर मैंने लिखा हो जी d sin थीटा इज इक्वल टू 7 लैम्डा। अब मैंने ये आप लोगों के सामने 3 फार्मूलाज लिख दिए हैं। चलो अब मुझे बताओ ये किसके लिए कंडीशन है? दिस इज कंडीशन ऑफ 10th मैक्सिमा, दिस इज कंडीशन ऑफ 9th मैक्सिमा, दिस इज कंडीशन ऑफ 7th मैक्सिमा। क्यों भाई? तो ये सारे के सारे अब एमसीक्यूज बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बच्चों आप लोगों से पूछ लूँ इन YDSE if d sin theta is equal to 7 lambda by 2, this is the condition of। अब देखते हैं, अब लोगों को यहां पर बच्चों पढ़ता है दौरा, ठीक है ना। इन लोगों को अब यहां पर पढ़ना है दौरा जब इस तरह का सवाल आ जाना है। ऑप्शन लिखें थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा, सेवंथ मिनिमा। लो जी बच्चों ये आप लोगों के पास अब क्वेश्चन आया है।
अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ना आपकी ड्राउनी ड्राउनी शक्लें बननी है। एक बात ज़रा कान खोल के आप लोगों ने सुन लेनी है, ठीक है, बहुत गौर से सुननी है ज़रा। देखें अब यहाँ पे बच्चों ने देखना 7, इन्होंने आंसर बता देना 7th मिनिमा, जिस तरह वहाँ पे 3 देखा था और भाई उसकी कंडीशन ही 3 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा थी। यानी आप लोग देखें कि कंडीशन मैक्सिमा का ऑर्डर क्या आता है, m की जगह पर 0 पुट किया, 1 पुट किया, लैम्डा आया, 2 लैम्डा आया, 3 लैम्डा आया, 4 लैम्डा आया, 5 लैम्डा आया एंड सो ऑन, ये आता गया। ये तो मैक्सिमा की कंडीशन थी ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, इसका तो रोला ही कोई नहीं है। अब रोला यहाँ पर बच्चों किसका है, मिनिमा का। चलो पहले मुझे मिनिमा की ना मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। मुझे मिनिमा का सबसे पहले मैं ट्रिक जो बताने लगा वो जरा आपने सुननी है। मुझे मिनिमा का फार्मूला बता दें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, यही है। चलो m को 0 पुट करेंगे तो पहला आ जाएगा लैम्डा बाई 2, m को 1 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, फिर कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, फिर कितना आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये किसका, ये है फर्स्ट मिनिमा बच्चों, ये क्या है फर्स्ट मिनिमा। ये कब आया है, ये सेकंड मिनिमा के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, थर्ड मिनिमा के लिए आया है। इसी तरह ये किसके लिए आया है बच्चों, फोर्थ मिनिमा के लिए। तो अब देखें, अब आप लोगों को एक तो पता चल गया कि इसका जो आंसर यहाँ पर बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, फोर्थ मिनिमा बन रहा है। ये लो, ये आंसर बन गया। अब फोर्थ मिनिमा आ गया, मगर अभी भी कई बच्चे कहेंगे कि सर हम पेपर में बैठ के पहले ये ऑर्डर बनाएं। अगर उसने पूछ लिया आप लोगों से कोई और वैल्यू, मतलब इतनी लंबी वैल्यू पूछ ली 59 लैम्डा बाई 2 या कोई भी वैल्यू मतलब पूछ ली ऑड नंबर्स वाली, तो हम लोग क्या वहाँ पर पहले ये लंबी सी चेन बनाएंगे? नहीं, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, इसका अब एक शॉर्टकट भी है, वो आप लोगों ने सुन लेना है। आप लोगों को जो चीज़ दी गई है ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 2, आप लोग देखें फार्मूला है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब इसके बाद आप लोगों को पता है जो असल फार्मूला होता है ना, यानी जो हमारा कंडीशन ऑफ मिनिमा है, इसका एक और फार्मूला भी है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी m प्लस 1/2 लैम्डा, या बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये भी इसको लिखा जा सकता है, दोनों चल सकते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, सुने, हम लोग दी गई इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपनी इस इक्वेशन से, यानी जो भी लैम्डा बाई 2 के साथ है ना, आप लोगों ने क्या काम करना है, जो भी लैम्डा बाई 2 के साथ लिखा है, जब आप लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि डी साइन थीटा से कंपेयर हो गया, ये चीज इससे कंपेयर होनी है, आप लोग, और लैम्डा बाई 2 से कंपेयर हो गया, चुप करके 7 को आप लोगों ने किसके इक्वल पुट कर देना है, 2m प्लस 1 की इक्वल पुट कर देना है। 7 को किसके इक्वल पुट कर देना है, 2m प्लस 1, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2m, तो बच्चों m आ जाएगा आपके पास 3। मुझे बताओ जब m 3 होता है तो किसके लिए होता है, ये फोर्थ मिनिमा के लिए होता है, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगा। चुप करके अब से आप लोगों ने ये याद रख लेना, बस इधर लैम्डा बाई 2 लिखा हो साथ। अब ये ना हो पता लगे मैक्सिमा के लिए भी यही रूल लगाया हो, भाई मैक्सिमा के लिए तो डायरेक्ट जितना लिखा होगा उतना ही मैक्सिमा होगा, उसका तो रोला ही कोई नहीं है। मिनिमा के लिए जितना लैम्डा बाई 2 के साथ लिखा है उसको पहले 2m प्लस 1 की इक्वल पुट करके m निकालें। अगर m 10 निकलता, ठीक है, इट मीन्स वो 11th मिनिमा होना था। अगर m 3 निकला इट मीन्स वो 4th मिनिमा है। तो देखें दोनों तरीकों से आपका आंसर आ गया है। अब ये देखें, अब जरा मैं आप लोगों को इसका जल्दी जल्दी मतलब बताता हूं। अब मैं आपको कहता हूं यार, इफ डी साइन थीटा इज इक्वल टू 13 लैम्डा बाई 2, चलो जी बताओ ये कितनवा मिनिमा है। अब एक तो पता चल गया कि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है होना, तो ये मिनिमा है। अब क्या काम करना है आप लोगों ने, हाँ जी, 13 को किसके इक्वल पुट करना है, सबसे पहले 2m प्लस 1 के इक्वल पुट करना है। 13 को किसके इक्वल पुट करना है, 2m प्लस 1। जब आप लोग इसको पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ से 2m किसके बराबर आ जाएगा, 12 के, तो m किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। जब m 6 आ गया इट मीन्स दिस इज 7th मिनिमा, बात खत्म। कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड्स आप लोगों ने MCQ को सोल्व कर लिया। तो बच्चों ये है MCQs कंडीशन से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा से रिलेटेड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाले समझ आ गए होंगे। अब देखें, अब एक चीज और है यहाँ पर, बड़ी छोटे छोटे पॉइंट है अब कुछ, ठीक है जी, कुछ नोट हैं छोटे छोटे MCQs से जो कि मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो इम्प्रूवर बच्चे होते हैं उनके लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
बच्चों को समझ ही नहीं आती हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है ना। माशाल्लाह इंप्रूवमेंट के चक्कर में आए हुए हैं ये, मगर इनको फिर भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी भी क्लियर नहीं करनी तो फिर मेरा ख्याल है आप लोग पेपरों के बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखें अब MCQs में आप लोगों से मतलब पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। उनके आप लोगों ने मुझे आंसर्स देते जाना है साथ साथ, ठीक है। बल्कि आप लोगों ने क्या देने आंसर, देना तो मैंने ही है सारा आंसर, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले ना आप लोगों ने एक बात सुननी है ज़रा गौर से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना है, मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना इन YDSE इज, हाँ जी बच्चों, मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना इन YDSE क्या है। अब देखें, आपको पता है फिनोमिनास दो तरह के यहाँ पे होकर होते हैं, इंटरफेरेंस भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है। इंटरफेरेंस से रिजल्ट बनता है, डायफ्रैक्शन स्लिट्स से होती है। मगर मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना की जब बात कर दी जाएगी ना बच्चों, तो इसका आंसर है इंटरफेरेंस, क्योंकि ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए फिनोमिनास ओकर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों वो दो है, डायफ्रैक्शन भी और इंटरफेरेंस भी। बट मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना बच्चों कौन सा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो है आप लोगों का क्या, इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, एक ये यहाँ पर बड़ी काम की बात थी, ठीक है। अब एक और जरा ना मतलब एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी बड़ा काम का है। देखें, अगर बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूं इन YDSE, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखना जरा। इन YDSE, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। बच्चों एक मिनिमा ऑब्टेन हुआ है आप लोगों के पास। अ मिनिमा इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेज डिफरेंस ऑफ, when phase difference of superposing wave is, हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, अब ऑप्शन सुनना जरा। पहली है n पाई बच्चों, दूसरी है n+1/2 तीसरी है 2n+1 इंटू पाई, और डेल्टा ऑप्शन बच्चों आप लोग लिख लें अकेला n π/2। लो जी, अब ये है आप लोगों का क्वेश्चन इन YDSE, ठीक है जी। इन YDSE अगर मैं आपसे कहता हूं अब मिनिमा इज ऑब्टेन्ड, अब देखें लफ्ज पर गौर करें, मिनिमा इज ऑब्टेन्ड कब, व्हेन फेज डिफरेंस ऑफ सुपरपोजिंग वेव इज, हाँ जी। अब देखें, अब सबसे पहले गौर करें, फेज डिफरेंस पूछा है तो बच्चों आपको पता है फाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πx/λ। अच्छा, मिनिमा की बात हो रही है, मिनिमा ये 2π/λ इधर रहने दें। मिनिमा का आप लोगों को मैंने फार्मूला क्या बताया हुआ है, मिनिमा का आपको फार्मूला बताया हुआ है 2n+1, ठीक है जी, 2n+1 λ/2। क्या आप लोगों को ये फार्मूला याद है मिनिमा का? भाई मिनिमा का पाथ डिफरेंस निकालने का फार्मूला यही है ना, 2n+1 या 2m+1 λ/2। बच्चों ये लैम्डा से कट गया, ये तो साफ नजर आ रहा है, कट गया, 2 से कट गया, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2n+1 इंटू पाई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2n+1 इंटू पाई। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसी तरह मैक्सिमा का भी मतलब आप लोगों से फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर भी नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अगर हम लोग कवरिंग कर दें, ठीक है जी, इफ़ वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब क्वेश्चन देखना ज़रा, इन YDSE, ठीक है जी, इफ़ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, if one of slit is covered, बच्चों if one of the slit is covered, अब इसमें से दो चीजें आती हैं बच्चों। अगर तो स्लिट को कवर कर दिया जाए किससे, ब्लैक पेपर से, ठीक है बच्चों, एक है ब्लैक पेपर से और एक है पॉलीथीन बैग से। अब देखें होगा क्या, कहता है अगर ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे ना, याद रखना बच्चों, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्टेन, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्टेन।
बच्चों किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको हासिल नहीं होता। नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्टेन। क्यों? क्योंकि लाइट, आपको पता है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस क्या होती है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। बच्चों जब ब्लैक पेपर यूज़ कर लेंगे ना तो वो तो लाइट को मतलब क्या आप लोग कह लें कि उसकी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व ही नहीं होने देगा, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ही नहीं होने देगा क्योंकि वो लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉलीथीन बैग से अगर कर देंगे ना बच्चों तो पैटर्न तो ऑब्टेन होगा, आप लोगों को पैटर्न तो ऑब्टेन होगा, पैटर्न ऑब्टेन होगा, बट जो इंटेंसिटी होगी ना फ्रिंजेस की, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पॉलीथीन बैग रेडिएशंस को, आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को पैटर्न तो ऑब्टेन होगा बट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बच्चों क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद एक और, अभी देखें आप लोग, देखें अगर हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ की थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की थी। अच्छा, अगर YDSE में बच्चों हम लोग यूज़ करें मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक चीज़ कौन सी लाइट यूज़ करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक बच्चा है कहता सर जी अगर मैं वाइट लाइट यूज़ कर लूँगा तो क्या होगा, तो ये भी 2 MCQs आ गए। और बच्चों याद रखना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ़ वी विल यूज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो हमें क्या हासिल होता है, सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हासिल होती हैं, सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हासिल होती हैं। मगर अगर वाइट लाइट यूज़ कर लेंगे तो बच्चों हमें कलर्ड फ्रिंजेस हासिल होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस हासिल होंगी। और उनमें से आपको पता है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज, 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है ना, विब गए और, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज, सो मैं कह सकता हूं विड्थ ऑफ रेड विल बी मोर इन पैटर्न। तो बच्चों पैटर्न में आपको ज्यादा, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो आपको ज्यादा वाइडर नजर आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर वाइट लाइट यूज कर लेंगे तो आपको कलर तो नजर आएंगे मगर उनमें से सबसे ज्यादा विड्थ वाला कलर कौन सा होगा, वो रेड होगा। तो ये हैं जी कुछ बातें जो कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ है फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ, इसका मैंने लेक्चर तो दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने उसको सुन लिया होगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ बच्चों, फ्रिंज स्पेसिंग या फिर फ्रिंज विड्थ। अच्छा, अब फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ये तो आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि अगर आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा, ये देखें ना, मैक्सिमा मिनिमा बना है, ठीक है। तो कोई से दो, अब ये सपोज करेंगे सारे मैंने मैक्सिमा शो किए हैं, कोई से 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के दरमियानी फासले को फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं और ये लैम्डा L/D होता है। तो इसका मतलब है फ्रिंज स्पेसिंग का जो फार्मूला होता है बच्चों डेल्टा वाई, ये लैम्डा L/D है। और यहाँ से पता चल रहा है फ्रिंज स्पेसिंग का लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रिंज स्पेसिंग का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में भी बताया। फ्रिंज स्पेसिंग का डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है इनके साथ, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, अब मुझे बताएं फ्रिंज स्पेसिंग किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज। तो बच्चों याद रखिएगा फ्रिंज स्पेसिंग इज मैक्सिमम फॉर रेड, इज मैक्सिमम फॉर रेड। तो बच्चों ये रेड के लिए मैक्सिमम होगी और उसके लिए कंडीशन ये है कि बाकी ये दोनों को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी मतलब ये चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब फ्रिंज स्पेसिंग का एक चीज़ और, लैम्डा के साथ रिलेशन है डायरेक्ट, मगर आपको पता है फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ बच्चों कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो मतलब बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक और है जी, ये याद रखना है बच्चों, फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है जी, इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फ्रिंज स्पेसिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फ्रिंज स्पेसिंग इन अ मीडियम
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। लो जी, फ्रिंज स्पेसिंग इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब बच्चों मेरी एक बात सुने, क्या आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि डेल्टा वाई मीडियम इज इक्वल टू डेल्टा वाई एयर ओवर n, ये फार्मूला चलता है। हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना बच्चों, उसमें हम लोग वो सारा एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट एयर के अलावा, ठीक है जी, वाटर में हो या किसी और मतलब के नाम है, अब देखें मैं आप लोगों से एमसीक्यू पूछ लेता हूँ ना, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इफ YDSE इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, हाँ जी, इंस्टेड ऑफ एयर इट इज परफॉर्म्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड्थ विल, अब आंसर बताएं, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी या सेम रहेगी? बच्चों मेरी बात सुने, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जब आप लोग उसको एयर से वाटर में ले आएंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो फ्रिंज स्पेसिंग वहां पर क्या हो जाएगी बच्चों? तो याद रखना, फ्रिंज स्पेसिंग विल डिक्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्रीज इन फ्रिंज स्पेसिंग? बच्चों फ्रिंज स्पेसिंग के डिक्रीज होने से मुराद है कि फ्रिंजेस के दरमियान में, सपोज करें पहले एक ब्राइट था ना, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा था। जब फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चों ये ब्राइट और ज़्यादा ब्राइट के करीब आ जाएगी, डार्क और ज़्यादा डार्क के करीब आ जाती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से मतलब फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके बच्चों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है? इसके अलावा अब आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी है जिस तरह, ठीक है? अब मुझे बताएं, अगर बच्चों मैं लेंथ को डबल कर दूं, d को हाफ कर दूं, तो बच्चों मुझे बताओ ये बन जाएगा 4 लैम्डा एल ओवर डी, तो जो नया फ्रिंज स्पेसिंग आएगी वो 4 टाइम्स ओल्ड नहीं आ जाएगी? तो मतलब बताने का ये है कि इस तरह का भी कोई आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है पेपर में कि अगर एल को डबल कर दें, डी को हाफ कर दें या डी को भी डबल कर दें। उसके बाद आप लोग ये देखें कि फ्रिंज स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रिंज स्पेसिंग और डी के दरमियान में, फ्रिंज स्पेसिंग और डी के दरमियान में ग्राफ कैसा बनेगा? तो बच्चों याद रखिएगा, फ्रिंज स्पेसिंग का डी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इनके दरमियान में ग्राफ एक ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इनवर्स रिलेशन की वजह से। तो ये भी एक एमसीक्यू बन गया आप लोगों के पास, ठीक है? तो बच्चों ये आप लोगों ने अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने अपने पल्ले से बांध लेना है, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आनी चाहिए, ठीक है? एक बात याद रखना, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगे तो आपका स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न होगा बच्चों वो आप लोगों को मतलब क्लियर नहीं नजर आएगा, वो कंटिन्यूसली मूविंग होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते कब ब्राइट आ रही है कब डार्क आ रही है। इस तरह के मतलब आपको पता है मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होने चाहिए, लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और अब जो आप लोगों को बतानी है बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ और याद रखनी है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको फ्रिंजेस मिलती हैं बच्चों, उनकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट हासिल होती है उसकी बच्चों इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब मैंने एक एमसीक्यू देखा, एमसीक्यू ये था जी, इफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, इफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, इफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, इफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3/2, 3:2 है बच्चों। इफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3:2, what will be the then ratio of maximum intensity to minimum intensity is equal to what? अब बच्चों ऑप्शंस जो है ना मतलब पहली ऑप्शन आई आप लोगों के पास 5:1, दूसरी आप लोगों के पास आई 25:1, फिर आई 50:1 और डेल्टा ऑप्शन आ गई नोनी। चलो जी, अब मुझे ये बताएं, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ गया है कि बच्चों एम्पलीट्यूड्स की रेशो इतनी है, बताओ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो क्या होगी?
बच्चों पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए अब इसके सोल्यूशन में हम इसको कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन देखें बच्चों, एक तो चीज़ आपको पता है कि इंटेंसिटी का जो रेशो होगी ना वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के, एम्पलीट्यूड की रेशो के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब एम्पलीट्यूड रेशो बच्चों कितनी है 3/2, तो ये देखो ना यहाँ से पता चल रहा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्केयर, तो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्केयर। तो बच्चों ये आंसर कितना आ जाएगा 9/4। मगर मैंने आप लोगों से इंटेंसिटी रेशो नहीं पूछी बल्कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो पूछी है। तो बच्चों एक बात, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो किसके बराबर होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों के स्क्वायर के और मिनिमम इंटेंसिटी दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ऐसे चलो अब शाबाश, जरा दोनों को ऐड करो, 3 + 2/3 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखें ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर लें तो आंसर आ जाएगा 25/1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 25/1 इज योर आंसर। अब आप लोग देखें, अगर मैं सिर्फ इंटेंसिटी रेशो पूछ लेता फिर 9/4 आ जाना था। मैंने पूछा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो, तो बच्चों वो फिर आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये है जी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। चलो मैं एक और आप लोगों से MCQ पूछ लेता हूँ इसी तरह ही। अगर बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूँ जी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ YDSE इज परफॉर्म्ड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से परफॉर्म हो जाए, इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगा, इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग। तो बच्चों बताएं फ्रिंज स्पेसिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी या कांस्टेंट रहेगी। हाँ जी, अब बच्चों ये जो है ना कि फ्रिंज स्पेसिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हाँ जी, तो बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज कर जाएगी। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला क्या है, लैम्डा L/D। फ्रिंज स्पेसिंग का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। चलो बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप लोगों को पता है कि लैम्डा के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो माना। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ओके मैं मानता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो बच्चों उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो स्पीड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत कम हो जाएगी। और वेवलेंथ के कम होने की वजह से, ठीक है, जो फ्रिंज स्पेसिंग है ओवरऑल वो क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो बच्चों क्या नाम है अपना वेवलेंथ है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन होता स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये तो फास्ट मूविंग की कंडीशन थी ना, अगर इलेक्ट्रॉन होता स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो तो बच्चों याद रखना स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, देखें यहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कंपेरेबल होगी लाइट की वेवलेंथ से। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होगी जो कि कंपेरेबल है विद वेवलेंथ ऑफ लाइट से, कंपेरेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो गई, कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट अगर तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई जान स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होगी कि वो लाइट की के साथ कंपेरेबल ही नहीं होगी। इसका मतलब याद रखना, जब वो लाइट के साथ कंपेरेबल ही नहीं है तो हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता। तो एक बात, अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज कर जाएगी, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर हुए बच्चों, कौन हुए, अगर तो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ बात हुई तो बच्चों स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोई पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा, नो पैटर्न विल ऑब्टेन, नो पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। ये बच्चों मैंने आप लोगों से जो MCQs डिस्कस किए हैं, ये छोटे छोटे MCQs किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो बच्चों एक तो मतलब ये हमारी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी और वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं।
मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो 3 वीडियोस वो देखनी है और उसके बाद ये लेक्चर समझना था, तो फिर ही फ़ायदा होना था ना। मैंने तो पहले ही बोला था कि तीनों वीडियोस देख लें, ठीक है। तो ये अब आपने लेक्चर नोट कर लिया। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, वो जाके वो वीडियो पहले देख ले ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।